हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, बिना देरी किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर आए, इससे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा क्विक से रिवीजन करेंगे जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, जल्दी से इसको चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें और दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो चलिए बच्चे, फिर जानते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों यहाँ पर? ग्रेविटेशन। यस। क्या पढ़ा था बच्चों? ग्रेविटेशन। ठीक है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूटन। इनका पूरा नाम आइजैक न्यूटन था, सर आइजैक न्यूटन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस ग्रेविटेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया और एक इन्होंने क्या दिया, यूनिवर्सल लॉ दिया। और वो किसके बारे में था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और इसी के साथ में इन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी दे दिया। ठीक है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या थी आपको पता है बच्चों? पिछली क्लास में हम बता चुके हैं इसको। क्या था? 6.67 इंटू 10 to the power -11। ठीक है। और उसकी यूनिट आई थी, वो आई थी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केजी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या क्या ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया था कि दो मास बॉडीज होती हैं। ठीक है। जिनका भी कुछ मास होता है, वो एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करती है, कोई भी बॉडी जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर अच्छे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा कि दो कोई मास बॉडी होती है पूरे यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। और वो अट्रैक्शन की जो अट्रैक्शन होता है वो किसी फोर्स के थ्रू होता है। और फोर्स को इन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा था। ठीक है। और फोर्स जो कि क्या होती है आपको पता है अच्छे से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बच्चों, उन्होंने क्या कहा था कि कोई कैपिटल एम मास की कोई बॉडी है और अनदर कोई स्मॉल एम मास की बॉडी है, एक जो एक दूसरे के पास में है, और क्या है, उनकी सेंटर से जो दूरी है, उन्होंने कहा था कि ये कोई स्मॉल आर है। कैपिटल आर मान लो या स्मॉल आर मान लो, कुछ भी मान लो। तो ये तो डिस्टेंस है इनकी। ठीक है। ये किस तरफ रह रही है? एक दूसरे की तरफ है, ये अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। तो क्या कहा था कि ये फोर्स क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मास के। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है या बॉडीज है, मास बॉडी, इनके जो मास है उनके मल्टीपल के, यानी कि इन दोनों का मास इसका क्या क्या मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। ये बॉडी है, इसका मास है कैपिटल एम, इसका है स्मॉल एम, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया है किसने? फोर्स के। अब क्या किया उन्होंने, दूसरा एक और उन्होंने दिया कि क्या कहा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है। अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर। ठीक है। ये जो इनकी जो जॉइनिंग लाइन है, जो डिस्टेंस आर है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों। इसको जो कंप्लीट करते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो फोर्स होता है कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है। और ये प्रोपोर्शन को हटाने के लिए उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दिया जी। और ये हो गया हमारा मिलाकर के जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला आया था पिछली क्लास में। ठीक है। यहाँ मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है। और यहाँ पर ये बच्चों, फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है आपको क्या पता है? कि वेक्टर क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है। ये कहीं पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन मोशन हो रहा है और मोशन के साथ में उसकी क्या है, कोई डायरेक्शन है, यानी कि इसका क्या होगा, एक फोर्स में वेक्टर वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो साथ में क्या आएगा, एक मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और उसके साथ में मल्टीपल में आएगा उसकी डायरेक्शन। ठीक है। तो वेक्टर अकेले नहीं होता है, ये मैग्नीट्यूड के साथ में होता है और उसके मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होता है उसकी डायरेक्शन के साथ में। ठीक है बच्चों, ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में आगे समझते हैं कि इससे ही हमारे आगे क्या है, ये जो टॉपिक आने वाला है केपलर्स लॉ, उसको ठीक से एक्सप्लेन करेंगे। तो सर आइजैक न्यूटन ने एक इनवर्स स्क्वायर लॉ और दिया था। ठीक है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, ये 1/r² जो वैल्यू आती है इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो ये बच्चे, ये आया कहां से? ठीक है।
ये जो फॉर्मूले में पुट किया है 1/r², ये आया कहाँ से? तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था सर आइजैक न्यूटन ने। वो एक अनदर साइंटिस्ट की जिनका नाम है हमारा जोनेस और केपलर। ठीक है, इन्होंने क्या दिए थे, जोनेस केपलर ने एक 3 लॉ दिए थे प्लेनेटरी मोशन को लेकर के। ठीक है, और उसके बेसिस पे इन्होंने, उसके थ्योरी पे बेसिस पे इन्होंने क्या किया, एस इनवर्स स्क्वायर लॉ को एक्सप्लेन किया। आज चलो हम इसको भी डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, आगे हम इसके कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले रब किया जाता है। चलिए अब समझते हैं हम केपलर लॉ क्या होता है। ठीक है, केपलर लॉ। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या था, सर केपलर ने क्या किया, इनसे पहले जो एस्ट्रोनॉमर्स आए थे उन्होंने ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लेनेट को क्या किया था, डिफाइन किया था, उनके ऊपर डाटा उन्होंने बताए थे। तो इन्हीं सारे डाटा को कलेक्ट करके इन्होंने, सर केपलर ने क्या किया, अपने एक 3 लॉज डिराइव किए। तो 3 लॉज क्या थे वो आज हम इस पर बोर्ड पर समझेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर ये क्या था बच्चों, इसके बारे में जानेंगे कि इन्होंने सिंपल एक बात कही थी, ध्यान देने की बात है बच्चों, कि कोई भी 2 पॉइंट से या 2 सेंटर पॉइंट लेकर के और उनसे अगर मिला करके हम इनसे अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सपोज करो इससे अगर हम थ्रेड बांध दें और उस थ्रेड को इस तरह से हम इस पर लपेटे कि ये इसके थ्रेड के साथ में ये मूव करे, तो मूव करेगा तो ये एक इमेज बनेगी और वो इमेज कुछ ऐसी होगी फ्लैट। ये जो सर्कल जो बना है यहाँ पर, ये कुछ ऐसा होगा, कैसा, फ्लैट। और इसी जो इमेज को इन्होंने, किसने, सर केपलर ने क्या बोलता था, ये एलिप्स होता है। ठीक है, और ये एलिप्स के ही ऑर्बिट में, एलिप्स फॉर्म में क्या करते हैं, प्लेनेट मूव करते हैं, मोशन करते हैं इस सन के अराउंड, और सन इन्हीं 2 सेंटर्स में से एक फोकाई पर बैठता है और उसी को हम क्या कह देते हैं, इलिप्टिकल मोशन ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिट इलिप्टिकल मोशन ऑफ प्लेनेट इन ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, ये प्लेनेट जो है मूव करते हैं यहाँ पर इसके अंदर। मैं सपोज करो यहाँ एक क्या करता हूँ, एक प्लेनेट को एज्यूम करता हूँ, यहाँ कोई प्लेनेट है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर तो सिर्फ इतना ही कहता है कि बच्चों कोई भी प्लेनेट है वो ऑर्बिट में जो मोशन करता है वो ऑर्बिट की जो शेप होती है वो इलिप्टिकल होती है, दैट्स इट, बस। अब इसके बाद में आता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। अब इसके अंदर क्या कहा था बच्चों, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इन्होंने कहा था, इससे इसको समझने से पहले मैं एक बात समझा दूं कि अगर जैसे आप कोई गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, और यहाँ इसके आप फ्रंट में बैठते हो, तो ये ड्राइवर साइड की तरफ इधर क्या होते हैं, वाइपर्स होते हैं, और वाइपर्स क्या करते हैं, वो स्वाइप करते हैं। ठीक है, स्वीप करते हैं एक एरिया, ठीक है, एक एरिया स्वीप करते हैं, बस इतना। ऐसा नहीं है फुल्ली सर्कल पूरा लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक हाफ सर्कल में ये क्या करते हैं, मिरर को स्वीप करते हैं। तो ये जो स्वीप करना होता है इस एरिया को, इसी को हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं इलिप्स में, इलिप्स के अंदर। तो क्या होता है, क्या क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई प्लैनेट है, अगर वो थोड़ा सा मूव करता है, ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि पहले तो ये एक लाइन से बंधे हुए होते हैं, ठीक है, और जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उनकी, किसकी, प्लैनेट की एंड सन की, फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये लाइन है। अगर बच्चों यहां से कोई भी प्लैनेट मूव करता है तो एक एरिया स्वाइप करता है, क्या करता है, एक एरिया स्वीप करता है, और उसी एरिया को स्वीप करने में जो लगा टाइम है, ठीक है, सपोज करो यहाँ 5 सेकेंड लगाया, ठीक है, यहां तक स्वीप करने में इसको लगा 5 सेकेंड। तो अगर ये कोई 5 सेकेंड में अनदर 5 सेकेंड और अगर इसको लगती हैं, तो ये क्या करेगा, प्लेनेट अपनी जो प्लेस है उससे थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएगा। तो 5 सेकेंड के बाद में जो इसने एरिया स्वीप किया ना बच्चों, तो वो उसी एरिया के इक्वल होगा जो उसने पहले 5 सेकेंड के अंदर किया था। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन ज्वाइनिंग होती है प्लेनेट एंड सन के बीच में, वो जो एरिया स्वाइप करती है वो इक्वल इंटरवल एंड टाइम के अंदर करती है। ठीक है, यानी कि दोनों जो एरिया होंगे वो सेम टाइम में सेम होंगे,
ठीक है, बस इतनी सी बात कही थी। तो सपोज करो ये कोई अगर हमारा स्टैंड, ये कोई पॉइंट फोकाई है, इसको O मान लेते हैं और इसकी पोजीशन A है, ये B है, ये C है। तो यहाँ पर ये AOB, अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया कहूँ यहाँ पर, तो ये जो एरिया जो स्वाइप किया है इसने जो एरिया स्वाइप किया है, तो ये बच्चों ये इक्वल होगा हमारे, यानी कि AOB जो हमारा ट्राइंगल का एरिया बन रहा है, या एरिया जो भी है हमारा यहाँ पर, ये बच्चों इक्वल होगा हमारे एरिया के, किसका एरिया, ये किसका एरिया बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम BOC का। यस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC हमेशा कैसे होंगे, ये इक्वल होंगे, और इनके बीच में जो लगने वाला टाइम है वो कैसा होगा बच्चों, वो भी हमारा कैसा होगा, सेम होगा। दैट्स इट। तो फर्स्ट लॉ आपको समझ में आया कि उन्होंने सिर्फ एक एलिप्स को समझाया, एक फोकाई पर अपना सन प्रेजेंट होता है और ये ऑर्बिटल मोशन करता है। सेकंड में क्या कहा कि इन दोनों के प्लेनेट एंड सन के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग होती है वो एक एरिया स्वाइप करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। ये भी आपको ठीक है समझ में आया। तो दोनों एरियाज कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब आते हैं हमारे थर्ड लॉ ऑफ केपलर के बारे में। पहले इसको स्वाइप करते हैं। चलिए बच्चों अब हम समझते हैं थर्ड लॉ ऑफ केपलर। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ केपलर क्या कहता है, इसको समझने के लिए हमें अपने उसी ऑर्बिट पे आना पड़ेगा जो इलिप्टिकल होता है, इलिप्स के फॉर्म में होता है, सॉरी। तो यहाँ पर जो ये सन प्रेजेंट है, ठीक है, ये इस एक फोकाई पर है, आपको बताया था मैंने। तो क्या होता है कि ये जो हमारा सन है इसके अराउंड प्लैनेट जो मूव करता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर मूव करेगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस है तो इसकी डिस्टेंस भी प्लेस डिफरेंट डिफरेंट होगी। यहाँ कोई डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। ठीक है, बट दो इसमें सेम पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर इस साइड में। ठीक है, बट इसको नेग्लेक्ट करते हैं हम यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ ओवरऑल जो डिस्टेंस निकल के आती है इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसका क्या करते हैं, जगह जगह अलग है, तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, मीन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द मीन डिस्टेंस। ठीक है, हमने क्या निकाला इसका मीन डिस्टेंस। मतलब जैसे कि हम निकालते हैं, अगर कोई बच्चा एक यहाँ से यहाँ तक, कोई बच्चा A से B तक जाता है और B से C तक जाता है, ठीक है, और C से D तक जाता है, अलग अलग डिस्टेंस पर। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ जैसे मान के चलो यहाँ 2 चला, यहाँ 4 चल गया, यहाँ 6 चल गया, तो यहाँ जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इसका एवरेज निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और सम करने के बाद इस 3 से इनकी टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो इनका मीन निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा अगर 12 यहाँ इनको ऐड करने पर आ रहा है तो नीचे अपन में 3 है, तो इनका रिजल्टेंट क्या निकलता है, मीन 4। ठीक है, यानी कि 4 4 4 में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसी तरह से डिस्टेंस का क्या निकाला था बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ केपलर में मीन निकाला था, मीन डिस्टेंस निकाला था, और इसी मीन डिस्टेंस का क्या कर दिया था बच्चों, क्यूब कर दिया था। तो हम कह सकते हैं द क्यूब पीछे लिख जा भाई, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम, अब मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं, फ्रॉम सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्होंने कहा था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, ये होता है हमारा, ये जो क्यूब निकला है ये डिस्टेंस का क्यूब किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड। ठीक है,
ऑर्बिटल पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसी को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस तरह से करूंगा कि ये जो क्यूब ऑफ मीन है, मीन डिस्टेंस है, तो जो हमने डिस्टेंस यहाँ पर अलग अलग आर मानी है, R1 R2 R3, और इसका मीन निकालते हैं अगर हम आर, तो आर जो हमारा मीन निकला है इसका क्यूब कर दें और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया है थर्ड लॉ में। ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ऑर्बिटल पीरियड के, जिसको टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके स्क्वायर के, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये बच्चों हमारे आ चुके हैं थर्ड लॉ ऑफ केपलर, यानी कि तीनों जो केपलर के लॉ थे वो मैंने बोर्ड के ऊपर डिस्क्राइब कर दिया आपको अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अब आगे आती है हमारे न्यूटन्स इनवर्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, इसको बारे में समझते हैं, इसको चलिए साफ करते हैं पहले। तो बच्चों अब आते हैं हम न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर, ठीक है। एक अगर क्वेश्चन की तरह हम राइज करें तो कह सकते हैं व्हाट इज न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है बच्चों। अब न्यूटन न्यूटन के इनवर्स स्क्वायर लॉ को हम पढ़ेंगे। ये बच्चों किस पर बेस्ड था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन केपलर, केपलर के ही वो जो लॉज थे उन पे क्या था, डिपेंडेंट था, बेस्ड था कह सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन केपलर फर्स्ट, ये बच्चों कौन कौन से वाले पे था, फर्स्ट एंड थर्ड वाले पर, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन केपलर फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है, उनके ऊपर था। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि एक कोई भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है इलेप्टिकल में। बट यहाँ पर हम एक बार समझने के लिए हम क्या ले लेते हैं, एक साइड ले रहे हैं। तो यहाँ पर कह देते हैं हम सन के अराउंड जो ये ऑर्बिट है बना हुआ है, ये कैसा है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये एज्यूम करके चला उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पर क्या है, प्लेनेट जो है वो मूव कर रहा होगा, और वो मोशन जो कर रहा है तो इसके अंदर क्या होगी, कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी होगी। और प्लस ये वेलोसिटी कैसे लग रही है, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट जो है ये क्या हमने ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा है, उन्होंने क्या कहा था कि दो कोई भी मास बॉडीज होती हैं वो अपने लाइन जॉइनिंग के अलावा क्या करती है, एक फोर्स जनरेट करती हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, प्लेनेट, इनके अंदर मास है दैट मीन इनके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि सन बिग मास बॉडी है, इसके अंदर मास ज्यादा है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इसको, अर्थ को। तो यहाँ इसको क्या एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और ये किधर इस डायरेक्शन में सपोज करो मूव कर रहा है कोई भी प्लेनेट। तो यहाँ पर एक फोर्स जो है वो निकल के आता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डिस्टेंस से। ये हम सर्कुलेटरी मोशन में हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर अपॉन में आर, इसके इक्वल होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि यहीं से हमारा क्या निकलेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो बच्चों इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब इंट्रोडक्शन दे रहा था जब चैप्टर का, तो मैंने कहा था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। हमें ये लेकर के आना है, ठीक है, यही इनवर्स स्क्वायर लॉ है हमारा। तो यहाँ ये कैसे आया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये कैसे आया, यहीं से निकलेगा, ये यहीं से निकलेगा। तो यहाँ से हम दो चीजें देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्या, फर्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चों की जो ये हमारा वेलोसिटी है, इसको क्या है, हम क्या कह सकते हैं, ये वेलोसिटी कहाँ से आई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, ठीक है। यानी क्या ये डिस्टेंस हम डायरेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये यानी कि हम कह सकते हैं शॉर्टेज जो पाथ है इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे, v इक्वल्स टू आएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर की है, एक ऑर्बिट में इसने क्या किया है, मोशन किया है पूरा, एक फुल्ली एक राउंड क्लियर किया है किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो हम v इक्वल्स टू हम कह सकते हैं क्या आएगा,
2 पाई आर, यानी कि सरकमफेरेंस जो है इसने कंप्लीट किया है वो कितना है 2 पाई आर है, और वो कितने टाइम में, टी टाइम में। ठीक ठीक है बच्चों। अब ये निकल के जब आता है तो हम यहीं से, इसी से हम इस चीज में इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। पर पुट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 पाई आ रहा है, और 2 पाई को हम जानते हैं कि 2 पाई जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट वैल्यू कहां से आई, वो प्रोपोर्शनैलिटी से आई। तो हम इसको प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से, 2 पाई को हटा देते हैं तो ये आर अपॉन टी बच जाता है। ठीक है, ये 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 की लिख लेंगे। तो 2 पाई है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और कांस्टेंट जो होता है वो कहां से आता है बच्चों, हमें पता है वो प्रोपोर्शनैलिटी से आता है। ये वाला साइन इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। अब ये आर अपॉन टी आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या चाहिए, वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर जैसे ही हम करते हैं, वी स्क्वायर हम जैसे ही करते हैं तो यहाँ भी ये स्क्वायर के टर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया और इसको रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन 1 से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट करने के बाद में मैं क्या देखता हूं कि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर तो हम नीचे लाने वाले थे, यहां लाने वाले थे, तो यहां तो क्या है, सिंगल है। तो यहां हम इस आर को हटाएंगे तो यहां हमने एक चीज नोटिस की कि टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है बच्चों। तो टी स्क्वायर कहां से आया, ये टी स्क्वायर हमारा आता है न्यूटन थर्ड लॉ से। क्या, थर्ड लॉ से। ठीक है, किसके, केपलर्स के थे, केपलर्स थर्ड लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा था कि जो हमारा टी स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे, यानी कि मीन डिस्टेंस के क्यूब के। तो यहाँ ये जो मैं कह रहा हूँ टी स्क्वायर, तो इस टी स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, कि वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर की जगह पर बच्चों क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, आर क्यूब। तो यहाँ आर क्यूब मैंने जैसे ही पुट दिया तो यहाँ से ये वैल्यू जो है हट जाती है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, वी स्क्वायर इक्वल टू आता है हमारा 1 अपॉन आर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम, हमारा वी स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। तो अब हम इसको कहाँ रख लेंगे, इस फोर्स की वैल्यू में, और इस फोर्स की वैल्यू में जैसे ही रखेंगे तो ये हमारा न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं, रखते हैं इसके अंदर। तो वी स्क्वायर की जगह पर मैं इसको रखता हूं तो एफ इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा था हमारा वी स्क्वायर अपॉन में आर, क्योंकि ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह पर हमने क्या रखा, 1 अपॉन आर। ठीक है, और पहले से ही यहाँ पर क्या मौजूद था, वी स्क्वायर के अपॉन में आर, तो यहाँ 1 अपॉन आर हम लिख देंगे। तो हमारा एफ फाइनल क्या निकल के आया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी ना होकर के इसमें आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा निकल के आता है। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा आई होप। तो ये जो हमारा ये सारा कुछ था वो किसके बेस पर था, न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ को निकालने का बेस था। तो ये हमारा जो है कंप्लीटली निकल के आ चुका है। अब इसके बाद में आता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉरी बच्चों, ये लाइट जो है अभी फ्लक्चुएट कर रही है क्योंकि बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही है। मैं यहाँ गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो इस क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप वेट करें। ठीक है, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन दबा दें और इसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।